चलो यार बच्चों, स्टार्ट करेंगे हम लोग 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न, एनपीओ या प्यार से एनपीसी, जो कहना है कह सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर में बेसिकली आप लोगों को नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न के क्या प्रिपेयर करने हैं, फाइनल अकाउंट, और कुछ भी नहीं। यू हैव टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ और एनपीसी, वन एंड सेम थिंग। नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न का एग्जाम्पल दगड़ू सेठ हलवाई ट्रस्ट, मंदिर मस्जिद चर्च यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस, कुछ कुछ हॉस्पिटल्स जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, है ना, एनपीओ, एनजीओज, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना कतई नहीं है, बट फिर भी उनको प्रॉफिट हो जाता है। कैसे? उस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट नहीं, हम लोग उसे सरप्लस बोलते हैं। जैसे दगड़ू सेठ हलवाई में रिसीट आई टोटल 1 लाख रुपए की, पेमेंट की उन्होंने पुजारी के साथ इलेक्ट्रिसिटी है वो 80,000, बोलो 20,000 का क्या हुआ प्रॉफिट, बट उससे प्रॉफिट बोलेंगे नहीं। उनका ऑब्जेक्टिव था क्या, मंशा थी क्या उनकी प्रॉफिट अर्न करने की? नो, वो तो बच गए, पैसे बच गए, तो उस बचे हुए पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस। उनको हम लोग क्या बोलेंगे प्यार से, सरप्लस। सो ध्यान से सुनना, एनपीओ टॉपिक के अंदर में हम लोग एनपीओ या एनपीसी, इसमें हम लोगों को फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है बेटा, फाइनल अकाउंट्स। आपको जो टॉपिक दिया हुआ है इसमें आपको क्या प्रिपेयर करना है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। और इनके फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती है, एक तो आएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा आएगा बेटा आप लोगों को यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो वैसी है जैसे हम लोग आज तक प्रिपेयर करते आ रहे हैं, चाहे पार्टनरशिप एडमिशन बोलो, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट बोलो, पार्टनरशिप के रिटायरमेंट में भी बैलेंस शीट बनाई, डेथ में भी बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट बनाई ना हमने हर बार, तो बैलेंस शीट नॉर्मल रहेगी वैसे ही, जैसे लेफ्ट साइड लाइबिलिटी साइड, राइट साइड एसेट, उसमें कोई फर्क नहीं। फर्क कहाँ पे है, रिसीट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर। यहाँ पे ये लोग ट्रेडिंग और P&L अकाउंट नहीं बनाते, ये लोग क्या बनाते हैं, रिसीट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर। रिसीट पेमेंट अकाउंट इज द कॉपी ऑफ योर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, 1000% सेम। पैसा आया तो रिसीट साइड में और गया तो पेमेंट साइड में, सही है क्या, बरोबर है। सो रिसीट पेमेंट अकाउंट इज लाइक योर कैश बैंक अकाउंट। एनपीओ को अगर पैसे मिल रहे हैं फॉर एनी रीजन तो रिसीट साइड में लिख देंगे, पेमेंट किया फॉर एनी रीजन तो कहाँ लिख देंगे, पेमेंट साइड में। सो देखो, ये है आप लोगों की रिसीट साइड और ये है आप लोगों की पेमेंट साइड, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कॉपी पेस्ट ऑफ योर कैश बैंक अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने पढ़ा था, जो भी डेबिट साइड में रहता था उसमें क्या रहते थे, सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में इनकम। सेम, डेबिट साइड में एक्सपेंस और राइट साइड में, क्रेडिट साइड में इनकम। ये क्या हो गया आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस शीट लायबिलिटी एसेट पूरा सेम रहेगा। सो आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर में या तो इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने बोलेंगे, या तो रिसीट पेमेंट एंड बैलेंस शीट बोलेंगे, या तो तीनों, रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, तीनों भी बनाने के लिए आपको बोल दिया जाएगा, राइट। थोड़ा सा ध्यान देना, एनपीओ क्या चीज़ है पहले एक बार देखो, समझो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट, एनपीओ आर द कंसर्न
which are not started to earn the profit but to give qualitative service to its members and the society at the minimum charges. इसका बेस्ट एग्जांपल बताओ मुझे, कौन बता सकता है? बेस्ट एग्जांपल बोलो। हाँ, एनजीओ। बहुत सारी शॉप देखी होगी ना, ना नफ़ा ना तोटा, बस भैया हम लोग ये चीज़ इतने में बनती है, 10 रुपये में, 10 रुपये 20 पैसे में बेच देते हैं, हमारा थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता है, हमारा प्रॉफिट अर्न करने का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। मंदिर है, मंदिरों का प्रॉफिट अर्न करना ऑब्जेक्टिव होता है क्या? नो, बस वो तो लोगों की सेवा के लिए है, यस और नो। जैसे लोगों को फील गुड लगता है मंदिर में जाने के बाद, है ना, सोसाइटी को और जो भी कोई ऐसी एनपीओ एनजीओ ट्रस्ट है उनके मेंबर्स को हम लोग बेनिफिट्स देते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट वेरी लेस चार्जेस। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड ए सोशल सर्विस एंड टू प्रमोट आर्ट, टू प्रमोट कल्चर, मंदिर, टू प्रमोट स्पोर्ट्स, आईसीसी, टू प्रमोट एजुकेशन, पुणे यूनिवर्सिटी, है ना, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, एनपीओ है, इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं। आईसीएआई एनपीओ है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना कतई नहीं है, ये तो बस प्रमोट कर रहे हैं एजुकेशन को, कुछ लोग कल्चर को, कुछ लोग आर्ट को, अलग अलग चीज़ें। द नेचर ऑफ दिस कंसर्न आर डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अपना भी एक प्रकार से वैसे देखा जाए तो एनपीओ ही है, एकदम वेरी लो और मिनिमम चार्जेस में। अपन लोग क्या कर रहे हैं, सेवा ही तो दे रहे हैं ना बच्चों को, यस और नो। अभी ध्यान देना अच्छे से, नॉट फॉर, ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ी अलग होती है। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई कंपनी या किराना दुकान ले लो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। वो कम में खरीदेगा, ज़्यादा में बेचेगा, उसका इंटेंशन ही है, धंधा शुरू करते समय ही उसका इंटेंशन था प्रॉफिट अर्न करना, तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गई। और इन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ कलेक्ट इनकम थ्रू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जैसे आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अपने सीए मेंबर से सभी से हर साल का सब्सक्रिप्शन लेती है, फीस, मेंबरशिप फीस, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सब्सक्रिप्शन। तो ये हमारे लिए खर्चा है, लेकिन इंस्टीट्यूट के लिए सब्सक्रिप्शन ये इनकम है। तो क्या करती है एनपीओ का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस। दगड़ू सेठ हलवाई मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या बाप्पा जा रहे हैं क्या कहीं काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए? नो, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? डोनेशंस, है ना। उनके जो मेंबर्स है, उनके मेंबर्स हर साल फीस देते हैं, डोनेशंस मिलती है, सब्सिडी मिलती है सरकार से, तरह तरह की ग्रांट्स मिलती है, यस और नो। तो ये उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। सब्सक्रिप्शंस, एडमिशन फ़ी, एडमिशन फ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप जो फीस पे करते हो तो वो आपसे नॉमिनल फीस लेते हैं, एडमिशन फ़ी उनके लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। उसके बाद डोनेशंस है, आर गिवन बाय द मेंबर्स और नॉन मेंबर्स एंड द ग्रांट्स और सब्सिडीज। कौन देता है बेटा? सरकार, रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, किसका? एनपीओ का। एनपीओ बोलो, एनपीसी बोलो, वन एंड सेम थिंग। एनपीसी नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। सबसे पहले, अब ऊपर जो मीनिंग लिखा है ना, इसी मीनिंग के भरोसे 4-5 पॉइंट्स हमने नीचे निकाल लिए, तो क्या बन गए? फीचर्स। पहला, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज। दूसरा, आर फॉर्म फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट कल्चर, बोला ना ऊपर में जो हमने देखा था, ऊपर के ही मीनिंग के पॉइंट्स निकाल के क्या बना दिया? फीचर्स। मेंबर्स ऑफ दिस कंसर्न कैन नॉट गॉट द डिविडेंड। डिविडेंड मिलेगा क्या इनको? जिस प्रकार से कंपनी के शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? प्रॉफिट में हिस्सा। आप लोग क्या बोलते हो उसको? डिविडेंड। आपने रिलायंस कंपनी के शेयर ले रखे हैं तो हर साल के हर साल आपको क्या आता है? डिविडेंड। तो वैसे यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा क्या इनके मेंबर्स को? नो। क्यों? क्योंकि डिविडेंड कब मिलता है, कहाँ से मिलता है? प्रॉफिट से। जब प्रॉफिट अर्न करना ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो डिविडेंड देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो इसीलिए इनके मेंबर्स को डिविडेंड नहीं मिलता है। लेकिन कंपनी के मेंबर्स को डिविडेंड मिलता है क्या?
कंपनी के मेंबर्स को आप लोग क्या बोलते हो? शेयर होल्डर्स। बट इनके मेंबर्स को डिविडेंड नहीं मिलेगा, इट इज़ प्रोहिबिटेड। सर अगर फिर भी किसी एनपीओ ने डिविडेंड दे दिया तो फिर उसको एनपीओ की कैटेगरी से निकाल दिया जाएगा और उसके इनकम के ऊपर टैक्स वसूलेगी सरकार। मैनेजमेंट ऑफ सच कंसर्न इज डन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स। ट्रस्टी बोर्ड में, दगड़ू सेठ हलवाई के बोर्ड में ट्रस्टी में देखो कौन कौन लोग हैं। एक अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, फिर वाइस चेयरमैन है, ये वो बाकी सदस्य है। तो वो उसका जो चेयरमैन और प्रेसिडेंट कैसे सिलेक्ट किया जाता है बेटा? इलेक्शन के थ्रू। यस और नो? देखो, इज डन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर, इट इज गवर्न बाय इलेक्टेड मेंबर्स। सो मैनेजमेंट कौन देख रहा है यहाँ पे? इलेक्टेड मेंबर्स। जो कमिटी रहेगी पूरी, उसमें एक चेयरमैन रहेगा, बचे वाइस चेयरमैन रहेंगे, मैनेजर रहेगा, सेक्रेटरी रहेगा, कैशियर रहेगा, बाकी अदर मेंबर्स सदस्य रहेंगे। दिस कंसर्न प्रिपेयर रिसीट पेमेंट अकाउंट। अभी देखा हमने, ये क्या प्रिपेयर करता है बेटा? रिसीट और पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करता है। एक सेकेंड बच्चों, इधर जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है उसको ये ग्रीन स्क्रीन नहीं दिख रही है ना? एक सेकेंड, अभी दिख जाएगी। अब दिख रहा हूँ। ओके डन। उसके बाद रिसीट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीन चीज़ें प्रिपेयर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स में। कैपिटल फंड इज क्रिएटेड बाय सच कंसर्न, इट इज मेड अप ऑफ एंट्रेंस फी, सरप्लस, लीगसी। एंट्रेंस फी और सरप्लस तो समझ में आए। जिस प्रकार से हमारा प्रॉफिट कहाँ जाता है साल के आखिरी में, बता जानवी? प्रॉफिट कहाँ जाता है साल के आखिरी में? कहाँ जाता है प्रॉफिट? बैलेंस शीट में कहाँ? असेट में है। अच्छा, कैपिटल में ऐड होता है। ठीक उसी प्रकार से इनका जो सरप्लस है वो कहाँ जाएगा साल के आखिरी में? कैपिटल फंड में। एंट्रेंस फी जो मिलती है कैपिटल नेचर की, कैपिटल फंड में। उसके बाद लीगसी भी मिलता है। लीगसी क्या होता है? जैसे मान लो मैंने मरते समय बोल के रखा है कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी रहेगी वो दगड़ू सेठ हलवाई को दे दी जाएगी मेरे मरने के बाद। तो मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का वैल्यूशन निकला 10 करोड़, वो किसको मिल गया? दगड़ू सेठ हलवाई को। तो दगड़ू सेठ हलवाई को जो 10 करोड़ मिला वो उसके लिए क्या हो गया? लीगसी। यस और नो? उसके बाद डोनेशन स्पेशली रिसीव्ड फॉर कैपिटल फंड। तो आसान भाषा में नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को जो कैपिटल नेचर की रिसीट मिलती है ना, वो सब कहाँ जाएगी? कैपिटल फंड में। एनपीओ को जो कैपिटल नेचर की रिसीट मिल रही है वो सब कहाँ जाएगी? कैपिटल फंड्स में। यस और नो? ये बात समझ में आई क्या सभी को? सर क्यों, रेवेन्यू नेचर की भी हो सकती है क्या रिसीट? हाँ, तुम बताओ। माल बेच के जो पैसा आया वो कौन सा है? रेवेन्यू नेचर का रिसीट, बरोबर ना? एसेट बेच के जो पैसा आया, कैपिटल नेचर का रिसीट। जैसे ध्यान से सुनना, दगड़ू सेठ हलवाई ट्रस्ट में दान पेटी के अंदर में एक एक 2-2 रुपए के सिक्के लोग डालते हैं। उस समय बोलते हैं क्या वो 2 रुपए डालते समय 2 रुपए इस पर्पज़ के लिए डाल रहा हूँ? नो। लेकिन अगर मान लो मैं दगड़ू सेठ हलवाई ट्रस्ट में गया, मैंने बोला मुझे 5,000 रुपये डोनेट करना है। उन्होंने बोला किस पर्पज़ के लिए? मैंने बोला स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तुम ये तुम्हारे कैपिटल फंड में डालोगे। तो वो 5,000 रुपये उन्हें कैपिटल फंड में डालना होगा। वो दगड़ू सेठ हलवाई ट्रस्ट के लिए, एनपीओ के लिए कैपिटल रिसीट हो जाएगी।
मैं फिर से गया, मैंने बोला मुझे 10,000 रुपये डोनेट करना है, और मैंने बोला कि ये 10,000 रुपये बिल्डिंग फंड के लिए ही यूज़ किए जाएंगे, मैं डोनेशन देने के लिए तैयार हूँ, बट डब्ल्यू सेठ हलवाई ट्रस्ट क्या करेगा, इससे बिल्डिंग बनाएगा, मंदिर की बिल्डिंग बनाएगा, इमारत बांध काम निधि जगह जगह लिखा रहता है ना, तो 10,000 भी उसके लिए कैपिटल रिसीट हो गई। मैं फिर से क्या, मैंने बोला मैं 10,000 रुपये देना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा किस पर्पज़ के लिए, मतलब कोई पर्पज़ नहीं, जिसके लिए यूज़ करना है कर लेना। वो हो गया रेवेन्यू नेचर का रिसीट। जब कभी भी कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए एनपीओ को डोनेशन मिलता है तो वो कैपिटल नेचर का रिसीट हो गया, और जनरल पर्पज़ के लिए मिला तो रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर रिसीट ये उस एनपीओ के लिए लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा। रेवेन्यू नेचर का रिसीट उसके लिए इनकम है तो इनकम में जाएगा। आपको आपके पापा ने 10,000 रुपये दिए, आप खुश हो गए, फिर आपको बोला रुक 10,000 का ये काम है, जा काम करके लेके आए, सामान लेके आ मार्केट से। अब बताओ वो 10,000 आपकी इनकम है, आपकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है, आपको वो ही काम करना होगा जिस काम के लिए वो 10,000 मिले। बट अगेन एक और केस, आपको आपके पापा ने 10,000 दे दिए और बोला जा ये तेरी पॉकेट मनी, जो करना है कर। अब वो आपके लिए इनकम हो गया एक टाइप से। समझ में आई क्या बात कुछ? यस और नो? तो ऐसा कोई फंड जो उस एनपीओ को मिल रहा है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, हम लोग उसे कैपिटल नेचर का रिसीट बोलेंगे एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज रेवेन्यू नेचर का रिसीट। प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में अंतर क्या है, ये आप घर पे आज रीड करोगे, कॉमन सेंस है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। एनपीओ का सर्विसेज देना, प्रमोट करना आर्ट कल्चर एजुकेशन को, स्पोर्ट्स को। यस और नो? इसमें ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं क्या? यस। एनपीओ में ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते हैं। यस और नो? उसके बाद अकाउंटिंग स्टेटमेंट, इसमें ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट है, इसमें रिसीट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट है। एनपीओ के फाइनल अकाउंट में क्या बनाते हैं बताया जानवी? बैलेंस शीट, सिंपल। और अपने केस में फाइनल अकाउंट में क्या बनता है? ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। जानवी कहाँ ध्यान है रे मुन्ना? नेट रिजल्ट क्या रहेगा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। एनपीओ का नेट रिजल्ट क्या रहेगा? प्रॉफिट लॉस नहीं, क्या बोलते हैं उसको? सरप्लस, या नुकसान हो गया तो डेफिसिट। प्रॉफिट वर्ड बोलना गलत है, पाप है उनके लिए, प्रॉफिट वर्ड यूज ही नहीं करते वो। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉफिट अर्न करना ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। फिर वो क्या बोलते हैं प्रॉफिट की जगह? सरप्लस, कि भैया इतना इतना आया था, इतना चला गया, ये बच गया, बचा हुआ सरप्लस। सरप्लस और डेफिसिट। ओनर्स फंड को हम लोग यहाँ पे कैपिटल बोल देते हैं, रिजर्व सरप्लस भी ओनर का ही है। यहाँ पे कैपिटल फंड रिप्रेजेंट द एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ सरप्लस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, जो कुछ कैपिटल नेचर की रिसीट है वो सब कहाँ पे आ जाती है? कैपिटल फंड में। राइट? सिंपल है। एग्जाम में आए तो थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, बट इसके अंदर में एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है जनरली, थ्योरी क्वेश्चन आने के चांसेस कम। बुक्स एक्चुअल में मेंटेन करेंगे, पढ़ के नहीं करेंगे, ये भी एक्चुअल में करके बताऊंगा। अकाउंट पढ़ना नहीं है। हाँ, ये रिसीट पेमेंट अकाउंट ये उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं। अब आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको एक्चुअल में करके बताऊंगा। रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, ये रिसीट पेमेंट है, नीचे इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, और उसके बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबसे लास्ट में, और ये रिसीट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर का अंतर क्या है वो दिया हुआ है। आ जाओ, दोनों क्या चीज़ है अब एक बार बता देता हूँ। क्यों ऐसा हो रहा है रे अभी भी?
डन। एक बार चेक करना प्रीतिका, क्लियर दिख रहा है क्या? अभी जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया वो भी दिख रहा है ना? आ जाओ। सो हम लोग देख रहे हैं एनपीओ। इस टॉपिक में हम लोगों को एनपीओ का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? जैसे सबसे पहले टॉपिक में क्या था, पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन और फाइनल अकाउंट। यहाँ पे क्या है, एनपीओ का इंट्रोडक्शन और एनपीओ का फाइनल अकाउंट। एनपीओ के फाइनल अकाउंट में कौन से 3 चीजें बनाएंगे बेटा, बताओ। हाँ, किसके जैसा है रिसीट पेमेंट? तेरा ध्यान कहाँ है जानवी? ये सिर्फ तेरे लिए चल रहा है, मालूम है? सेकेंड टाइम ध्यान देगी अब पक्का। बोल, किसके ऐसा है रिसीट पेमेंट? अभी बताया था सानिका ने, कैश बुक है ना, कैश बैंक की तरह है। हाँ, कैश बुक वही कैश बुक है ना, कैश बैंक ना, ये कैश बैंक की तरह है। पैसा आया तो कहाँ लिखेंगे? रिसीट साइड में। पैसा गया तो पेमेंट साइड में। थोड़ी देर पहले जो बताया था अभी, इनकम एक्सपेंडिचर इज लाइक, इनकम एक्सपेंडिचर इज लाइक, ये किसकी तरह है बता? ये अभी लिखा थोड़ी देर पहले, इनकम एक्सपेंडिचर इज लाइक बैलेंस शीट रेगुलर, अपनी बैलेंस शीट के अंदर। एनपीओ के फाइनल अकाउंट में ये 3 चीजें बनाते हैं, राइट? अभी ध्यान देना, अब मैं तीनों का मतलब आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। रिसीट पेमेंट में ऑल रिसीट या ऐसा लिखता हूँ, एनी अमाउंट received during the year which may be related to any trade. आपको अगर इस पीरियड में पैसा मिला तो कहां पे आ जाएगा? रिसीट पेमेंट के रिसीट साइड में। आपको अगर इस पीरियड में पैसा मिला तो कहां पे आ जाएगा? रिसीट पेमेंट के रिसीट साइड में। चलो ध्यान से सुनो। एनपीओ ने, एनपीओ दगड़ू सेठ हलवाई ट्रस्ट में एक टीवी पड़ा था, वो बापा के दर्शन के लिए पुराना, उन्होंने टीवी बेच दिया। बोलो, टीवी बेच के पैसे आ गए 10,000 रुपये, आएगा क्या रिसीट पेमेंट में? यस, लिखा है ना ऑल। तिरुपति संस्थान प्रसाद बेचता है लड्डू का, प्रसाद बेच के पैसे आते हैं, बोलो आएगा क्या रिसीट पेमेंट के रिसीट में? यस। तिरुपति संस्थान ने अपनी कोई लैंड बेच दी 10 करोड़ में, आएगा क्या रिसीट पेमेंट में? यस, ऑल रिसीट। फिर वो चाहे रेवेन्यू नेचर की हो चाहे कैपिटल नेचर की हो। समझ में आ रही की बात? रेवेन्यू रिसीट यानी आपकी कमाई, बरोबर है। मेरे पास एक मुर्गी है, मैं मुर्गी के अंडे बेचता हूँ, रेवेन्यू रिसीट, मैंने मुर्गी ही बेच दिया, कैपिटल रिसीट। समझ में आ रही क्या बात? मैंने असेट बेच दी, टीवी, कैमरा, कंप्यूटर, कैपिटल रिसीट। मैंने पेन ड्राइव, लेक्चर्स बेचे, बुक्स बेची, रेवेन्यू रिसीट। किराना दुकान वाले ने किराना माल बेचा, रेवेन्यू रिसीट। किराना दुकान की असेट बेच दी, फर्नीचर, कंप्यूटर, दुकान ही बेच दिया, कैपिटल रिसीट। कुछ बात समझ में आई सभी को? यस और नो? सो चाहे रिसीट किसी भी नेचर की हो, रिसीट किसी भी पीरियड की हो, करंट पीरियड में DURING, ड्यूरिंग, करंट पीरियड में अगर पैसा मिला तो कहाँ पे आ जाएगा? रिसीट अकाउंट, रिसीट साइड में, रिसीट पेमेंट के। और इसके अपोजिट, एनी
amount paid during the year which may be related to any period, वो सब कहाँ पे आ जाएगा? पेमेंट में। सर इतना क्यों थक रहे हो, सीधा सीधा बोल देते ना, पैसा आया रिसीट गया पेमेंट पे, चाहे कोई भी हो। बरोबर, क्लियर है? इनकम एक्सपेंडिचर इज लाइक P&L. All revenue expense related to current year only. करंट ईयर से रिलेटेड, जैसे P&L में करंट ईयर से रिलेटेड खर्चे आते हैं ना, वैसे यहाँ पे करंट ईयर से रिलेटेड सारे खर्चे इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में। एंड ऑल रेवेन्यू इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, ये सब कहाँ पे आ जाएगी? सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम। मुझे एक बात बताओ, आपने फर्नीचर बेचा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा क्या? नो। बट आपने गुड्स बेचा, वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा क्या? यस। आप लोग क्या बोलते हो उसको? सेल। आप लोग उसको क्या बोलते हो? सेल। ये बात समझ में आ रही क्या? सेल ऑफ गुड्स ये रेवेन्यू नेचर की रिसीट है। सो रेवेन्यू नेचर के सारे आइटम एनपीओ के इनकम एक्सपेंडिचर में आएंगे। ये बात समझ में आ रही सभी को? बैलेंस शीट इज लाइक अवर रेगुलर बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड में ऑल लाइबिलिटी, एसेट साइड में ऑल एसेट्स। ये बहुत ही काम की चीज़ थी। ये बस ये दोनों अकाउंट का अगर आपको फ़र्क समझ में आ गया तो बहुत बड़ा काम अपना हो जाएगा इस टॉपिक का। बैलेंस शीट तो जैसे आज तक बचपन से प्रिपेयर करते आ रहे सेम वैसी रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं। एक बार फिर से ध्यान से सुनना, इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में ऑल इनकम और रेवेन्यू रिसीट रिलेटेड टू करंट पीरियड ओनली, और एक्सपेंस साइड में ऑल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंस रिलेटेड टू करंट पीरियड ओनली। पिछले साल की सैलरी इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी क्या? नो। रिलेटेड टू करंट पीरियड ओनली बोला है। लेकिन पिछले साल की जो सैलरी देना बाकी था वो मैंने करंट पीरियड में पे कर दिया, वो करंट पीरियड के इनकम एक्सपेंडिचर में तो नहीं आएगी, लेकिन करंट पीरियड के रिसीट पेमेंट में आ जाएगी क्या? क्योंकि रिसीट पेमेंट क्या बोलता है? एनी अमाउंट पेड, सैलरी का हो किसी का भी हो, किसी भी पीरियड से रिलेटेड हो। रिसीट पेमेंट बहुत सिंपल है। ये बोलता है 25 साल पहले की भी सैलरी अगर कोई इंसान को देनी बाकी रह गई होगी, वो एम्प्लॉय आज आया बोला साहब मेरी 25 साल पहले की सैलरी बाकी है, आज उसको अगर सैलरी दे दिया, आज पेमेंट कर दिया, तो आज के रिसीट पेमेंट में आ जाएगी। लेकिन वो आज के इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर बहुत स्ट्रिक्ट है। ये बोलता है रिलेटेड टू करंट पीरियड के ही एक्सपेंस एंड रिलेटेड टू करंट पीरियड की ही इनकम यहाँ पे आएगी। फिर भले ही वो इनकम मिलो चाहे ना मिलो, फिर भले ही उस एक्सपेंसेस का पेमेंट किया हो ना किया हो। ये बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूँ तो उसके बाद समझ में आएगी कुछ चीज़ें। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मुन्ना, प्लीज़ एक बार ध्यान देना। एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ, आप मुझे जवाब देना। बहुत इजी चीज़ है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। ला 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 ला। देखो प्लीज़ ध्यान देना बेटा, ये है 21 22, ये है 22 23, ये है 23 24 और उसके आगे के साल, ये इसके पीछे के साल, ये आगे के साल, ये फ्यूचर, ये पास्ट,
और ये है करंट ईयर, राइट। अभी ध्यान से सुनना बेटा। अब मान लो आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है, सैलरी पेड इन करंट ईयर ₹14,000, सैलरी पेड इन करंट ईयर ₹14,000। This payment includes 4,000 related to previous year। करंट पीरियड में मैंने टोटल 14,000 रुपए का सैलरी का पेमेंट किया। इस 14,000 में 4,000 करंट पीरियड का नहीं है, वो प्रीवियस पीरियड का है, बरोबर है। तो तुम बताओ इस पीरियड के रिसीट पेमेंट अकाउंट में कितना आएगा और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आएगा। वेरी गुड, अति उत्तम। ये पेमेंट साइड में कितना आ जाएगा, रिसीट पेमेंट को कोई लेन देन नहीं है पीरियड से। 100 साल पहले का भी पेमेंट आज किया, इस पीरियड में किया ना, इस पीरियड के पेमेंट में आ जाएगा। लाइक कैश बुक, वो बोलता है फिर कोई भी पीरियड से रिलेटेड हो, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, किसी से भी रिलेटेड हो, करंट पीरियड में पेमेंट किया होना चाहिए। पैसा कब गया, करंट पीरियड में, तो करंट पीरियड के पेमेंट में आएगा। पैसा कब आया, करंट पीरियड में, तो करंट पीरियड के रिसीट में आएगा। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर बड़ा टची है, ये कहता है भैया करंट पीरियड से रिलेटेड ही इनकम और करंट पीरियड से रिलेटेड ही एक्सपेंस मैं लूँगा। फिर वो इनकम चाहे मिलो चाहे ना मिलो, फिर वो इनकम ड्यू है तो भी चलेगा, पैसा नहीं आए तो भी चलेगा, बट करंट पीरियड की ही इनकम लेंगे। सेम एक्सपेंस का ही, एक्सपेंस का भी करंट पीरियड के ही एक्सपेंसेस लेंगे जो करंट पीरियड से रिलेटेड है। फिर वो एक्सपेंस का पेमेंट करो चाहे ना करो। अब तुम बताओ ये टोटल 14,000 जो है, इसमें 4,000 है रिलेटेड टू पास्ट, सो देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर 14,000 में से 4 गए, बोलो बचा कितना। डेफिनेटली किससे रिलेटेड है, टू प्रेजेंट। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर फ्यूचर से रिलेटेड है, हम पागल है क्या, फ्यूचर की सैलरी अभी से दे देंगे। जब तक स्पेसिफिकली बोला ना हो कि एडवांस सैलरी दिया, तब तक अजम्पशन नहीं लेना। ये 14,000 में 4,000 पिछले साल से रिलेटेड है, मतलब बचे हुए 10,000 करंट ईयर से रिलेटेड टू प्रेजेंट। तो एक्सपेंडिचर साइड में सैलरी कितनी दिखेगी, अरे कुछ बात समझ में आ रही क्या सर, इसकी एंट्री बताओ। अभी बता देते। ये 14,000 का पेमेंट किया, एंट्री सुनो, वैसे एंट्री आती नहीं है इस टॉपिक में। पेमेंट किया तो टू बैंक ना, या टू रिसीट एंड पेमेंट लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे लिए बैंक यानी क्या, रिसीट पेमेंट अकाउंट, बराबर है। तो रिसीट पेमेंट 14,000। बोलो करंट पीरियड से रिलेटेड सैलरी कितनी है इसमें, 10,000। और पिछले पीरियड की सैलरी मैंने इस पीरियड में कितनी दिया बता जानवी, 4,000। वो कब दिया, किससे रिलेटेड है, लास्ट ईयर में पे किया था कि नहीं पे किया था, नहीं पे किया था। देखो किसने बोला 8,000 है लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में जो भी थी उसमें 4,000 पे नहीं किया था, इसीलिए इस पीरियड में दिया ना। करंट पीरियड में लास्ट ईयर का सैलरी दिया, इसका मतलब होता है लास्ट पीरियड में वो 4,000 नहीं दिया था, मतलब लास्ट पीरियड में वो 4,000 देना
बाकी था, बाकी था को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पेएबल। मतलब लास्ट ईयर के एंडिंग में वो 4000 पेएबल थे, जो हमने कब पे किए? इस पीरियड में। सो पेएबल का मैंने पेमेंट कर दिया, तो तुम बताओ पेएबल ये लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी का पेमेंट किया तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस कम होती है तो डेबिट करो सैलरी पेएबल। बट आपको ये एंट्री एग्जाम में कभी नहीं आती, ना ही एंट्री के भरोसे कुछ करना। आपने बस क्या ध्यान रखना, रिसीट पेमेंट में क्या आएगा? जो भी इस पीरियड में पेमेंट किया वो सब, जो भी इस पीरियड में पेमेंट किया वो सब। हाँ, कभी भी नहीं आएंगे, जो भी इस पीरियड में पे किए। और इनकम एक्सपेंडिचर बोलता है जो करंट पीरियड से रिलेटेड है, बस वही आएगा, जो करंट पीरियड से रिलेटेड है वो। इनकम एक्सपेंडिचर बहुत सिंपल है, ये बोलता है करंट पीरियड में जो भी एक्सपेंसेस है, करंट पीरियड की जो भी इनकम है, फिर इनकम मिलो चाहे ना मिलो, फिर एक्सपेंस का पेमेंट किया हो चाहे ना किया हो, करंट पीरियड से रिलेटेड है ना, आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली आप लोग 11वीं कक्षा से अकाउंट पढ़ रहे हो, सैलरी टू सैलरी पेएबल 10,000, बेसिक्स की एंट्री, सैलरी देना बाकी, एंट्री क्या रहेगा बताओ? 10,000 की सैलरी देना बाकी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल। पेमेंट कर दिया रहता तो सैलरी टू कैश, पेमेंट करना बाकी है तो सैलरी पेएबल। पूरी की पूरी सैलरी देना बाकी है, तो बताओ पीएनएल में सैलरी कितनी आएगी? 10,000। पेमेंट किया हो चाहे ना किया हो, पीएनएल में तो सैलरी आकर ही रहेगी। यस और नो? जैसे आपने बचपन में ऐसी एंट्री पास की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल 10,000 10,000। अब तुम बताओ पीएनएल में ये सैलरी कहाँ जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। ये सैलरी पेएबल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब तुम बताओ यहाँ पे तुमने सैलरी का पेमेंट किया था क्या? नो, बट फिर भी पीएनएल में सैलरी आई कि नहीं? करंट पीरियड में सैलरी थी 10,000, उसमें से पे कर दिया 3,000, 7,000 अभी भी देना बाकी है। अब बताओ पीएनएल में कितनी सैलरी आएगी? अगेन पीएनएल में तो आएगी 10,000 ही, चाहे पे किया हो चाहे ना पे किया हो। बैलेंस शीट की असेट में कैश कम हो जाएगी 3,000 से, और सैलरी पेएबल कितना है? 7,000। बरोबर ना? ऐसे ही कुछ करते थे आप लोग फाइनल अकाउंट में। यहाँ पे भी लॉजिक सेम ही है इनकम एक्सपेंडिचर का। इनकम एक्सपेंडिचर बोलता है कि इनकम मिलो चाहे ना मिलो, एक्सपेंस का पेमेंट किया हो चाहे ना किया हो, अगर वो इनकम करंट पीरियड से रिलेटेड है, अगर वो एक्सपेंस करंट पीरियड से रिलेटेड है, फिर इनकम मिलो चाहे ना मिलो, एक्सपेंस का पेमेंट किया हो चाहे ना किया हो, वो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। एक और एग्जांपल लिखता हूँ, ये एग्जांपल लिखा मैंने सैलरी का। देखो एक और एग्जांपल, हाँ, सैलरी पेड इन करंट ईयर ₹14,000, 13,000। This payment includes 3,000 related to past and 2,000 is still payable at the end of current year।
अब बताओ रिसीट पेमेंट में कितना आएगा और इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा? रिसीट पेमेंट में कितना आएगा बताओ बेटा? वेरी गुड, दिमाग लगाना ही नहीं है। पेड इन करंट ईयर, फिर वो 13,000 किसी से भी रिलेटेड हो, फिर वो 13,000 रिलेटेड टू पास्ट हो, रिलेटेड टू फ्यूचर हो, रिलेटेड टू प्रेजेंट हो, किसी से भी रिलेटेड हो, करंट ईयर में पे किया ना तो करंट ईयर के रिसीट पेमेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बस सैलरी 13,000। इनकम एक्सपेंडिचर में बोलो कितना आएगा? 10,000। ओके, एक बच्ची बोल रही इनकम एक्सपेंडिचर में 10 आएगा। टोटल पेड कितना है? पेड इसमें 3,000 रिलेटेड टू, देयरफॉर 10,000 रिलेटेड टू करंट ईयर। ये जो 3,000 पे किया रिलेटेड टू पास्ट है, 10,000 जो पे किया ये रिलेटेड टू करंट है। सो करंट ईयर का कितना आ गया? करंट ईयर की सैलरी पेड 10,000 और आगे लिखा है 2,000 इज स्टिल पेएबल एट द एंड ऑफ करंट ईयर। मैंने पहले बताया था इनकम एक्सपेंडिचर में वो सारे खर्चे आएंगे जो रिलेटेड टू करंट ईयर है, वेदर पेड और नॉट। तो करंट ईयर के एंडिंग में और कितना पेएबल है? ये पेड और ये नॉट पेड। नॉट पेड यानी पेएबल ना। बचपन में आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे ना, और ये पेएबल कहाँ दिखेगा और साथों साथ बराबर है। इनकम एक्सपेंडिचर में करंट ईयर से रिलेटेड सारे इनकम एक्सपेंस आएंगे, फिर वो इनकम मिलो चाहे ना मिलो, फिर वो चाहे एक्सपेंस का पेमेंट किया हो चाहे ना किया हो, चाहे किया हो चाहे ना किया हो, करंट ईयर से रिलेटेड सब कुछ आ जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? यस और नो? आपका किसमें आया ना? पेमेंट में देखना, मैंने लिखा ना पूरा +2। ये क्या है? PAID पेड है ना पेमेंट। ये +2 ये पेड है क्या? ये क्या है? रिसीट पेमेंट में क्या आता है? ऑल PAYMENT मोटे अक्षर में लिखा था पेमेंट। 2,000 पेमेंट मेड है क्या? या छोड़ो ना, सैलरी पेएबल कभी कैश में आता है क्या? अरे रिसीट पेमेंट यानी कैश अकाउंट। जो पे किया ही नहीं वो कैश अकाउंट में आएगा क्या? लो बोलो। सैलरी पेएबल 2,000, इसकी जर्नल एंट्री बता सानी का। सैलरी ड्यू 2,000, सैलरी क्यों कैश लिखना? लिख, तू तो बोल रही है अभी ये साल के आखिरी में है ना, ये भी तो साल के आखिरी में ही था। यहाँ पे तुम बोल रहे हो कैश में आएगा और यहाँ पे तुम कैश नहीं बोल रहे हो। तुम ऊपर क्या बोल रहे हो? सर ये सैलरी पेएबल आना चाहिए रिसीट पेमेंट में। अरे रिसीट पेमेंट मतलब मेरी नजर से देखो कैश अकाउंट है ये। तो यहाँ पे भी लिखना 2,000 सैलरी पेएबल आएगा या कैश आएगा? सैलरी पेएबल। जो पैसा मैंने पे किया ही नहीं वो कैश में आएगा क्यों? कुछ बात समझ में आ रही क्या? मैंने पेमेंट किया उस 2,000।
हाँ, अब ये 2000 में जिस साल भी पे करूंगा, आज के 1000 साल बाद पे करूंगा, तो 1000 साल बाद के रिसीट पेमेंट में आएगा वो। जिस दिन मैं वो 2000 पे करूंगा उस साल के रिसीट पेमेंट में आएगा। इस साल मैंने पे किया क्या? नो। मान लो 3 साल बाद मैं वो 2000 पे कर रहा हूँ बचे हुए थे, तो 3 साल बाद जो भी रिसीट पेमेंट अकाउंट बनेगा उसमें आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? चलो आगे। पक्का? तुम्हारा काम आसान करता हूँ, रुको। ये इतना सब करने से अच्छा काम आसान कर रहा हूँ, देखो। एडवांस सैलरी का एक और नाम क्या है? अरे प्रीपेड सैलरी, बराबर है ना? एडवांस सैलरी यानी प्रीपेड सैलरी। एडवांस सैलरी कौन सा अकाउंट है बताओ? एसेट। एनी प्रीपेड एक्सपेंस इज योर एसेट ना। एसेट है तो इसका कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में। ओपनिंग डेबिट में है तो क्लोजिंग बैलेंस का आएगा? क्रेडिट में। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स बता रहा हूँ एकदम। ये सैलरी, ये कौन सा अकाउंट है? एसेट। ये सैलरी यानी कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस। सैलरी पेएबल यानी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड में, क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। ओपनिंग क्रेडिट में तो क्लोजिंग किधर? डेबिट में। और ये सैलरी अकाउंट है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक समझ लो, पे कर दिया तो। और सैलरी का बैलेंस साल के आखिरी में कहाँ जाता है? बाय P&L, बैलेंसिंग फिगर। P&L के डेबिट में लिखते हैं ना टू सैलरी, बराबर है कि नहीं? जानवी सही बोल रहा हूँ? P&L के डेबिट में लिखती है ना तो टू सैलरी, टू प्रिंटिंग स्टेशनरी। तो देखो P&L के डेबिट में टू सैलरी, टू यानी क्रेडिट ना। ये जो 3 मैंने अकाउंट बनाए सिंपल है एकदम। ये हर कोई डाइजेस्ट कर रहा है इसको, सिंपल। अभी ध्यान से सुनना, ये तीनों अकाउंट को मैं अब जोड़ रहा हूँ बस। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ये ओपनिंग पेएबल था, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, यानी ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। एडवांस सैलरी है ना, और टू कैश बाय P&L। कैश यानी रिसीट एंड पेमेंट। P&L यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर ना। मैंने जोड़ दिया एज इट इज तीनों अकाउंट, सैंडविच बनाया तीनों अकाउंट का, एक साथ लिखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया, देख लो। ये देखो, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग पेएबल, और ये क्लोजिंग पेएबल,
और ये टू कैश बाय इनकम एक्सपेंडिचर टू कैश सेम साइड में लिख दिया। ये तीनों अकाउंट का सैंडविच है। अब एनपीओ का कितना भी कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट आ जाओ सैलरी का, आपको दिमाग नहीं लगाना है कौन से परेट से रिलेटेड है क्या है, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, चाहे आप 11th में हो, कुछ कुछ जगह पे 11th में भी एनपीओ, चाहे आप 12th में हो, चाहे सीए फाउंडेशन इंटर हो, चाहे सीएमए फाउंडेशन इंटर, चाहे सीएस, चाहे ब्रह्मांड का कोई भी अकाउंटिंग का कोर्स हो, जहाँ जहाँ एनपीओ आएगा वहाँ वहाँ ये काम आएगा। बराबर। ये जो मैंने 3 अकाउंट बना करके जोड़े, ये कहीं पे कोई किताब में दिया हुआ नहीं है, बट ये फुल प्रूफ टेक्निक है। आप कोई भी चीज़ करके देखो। अभी का देखो, आपका सैलरी पेड कितना है बेटा बताओ? 13,000। देखो मैं 13,000 लिख रहा हूँ, पेड लिख दिया। ध्यान से सुनना बेटा। हाँ, उसके बाद और क्या दिया था बेटा उसमें? देखो तो, दिस पेमेंट इंक्लूड 3,000 रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर पास्ट। कितने? 3,000 है ना, रिलेटेड टू पास्ट। 3,000 पिछले पीरियड का देना बाकी था, जो करंट पीरियड में दिया। पिछले पीरियड का पैसा करंट पीरियड में दिया, मतलब पिछले पीरियड में नहीं दिया था। ग्लास आधा खाली है, मतलब आधा भरा हुआ है। पिछले पीरियड का पैसा करंट पीरियड में दिया, मतलब पिछले पीरियड में नहीं दिया, तभी तो करंट पीरियड में दिया ना। पिछले पीरियड में नहीं दिया, मतलब पिछले पीरियड के एंडिंग में वो क्या था? पेएबल। पिछले पीरियड के एंडिंग में पेएबल है, मतलब इस पीरियड का ओपनिंग में भी पेएबल। ओपनिंग पेएबल कितना है बताओ फिर? बरोबर। और आगे क्या बोला है बताओ? ये हो गया, ये हो गया। 2,000 इज स्टिल पेएबल एट द एंड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के एंड में, करंट ईयर के एंड में 2,000 स्टिल पेएबल। क्लोजिंग पेएबल क्या? एंड में बोला है ना पेएबल, बाकी कुछ दिया ही नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस के बारे में कुछ नहीं बोला है। और मैंने आपको सवाल क्या पूछा था? इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा? 12,000 आया था ना आपका आंसर। इतना ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट देख लो, यहाँ पे भी 12,000 ही आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्या? 0 + 13 + 2 15, 15 - 3 12। सिंपल है। एनपीओ बोलने के बाद पहले तो 70-80% बच्चे इस टॉपिक को ऑप्शन में छोड़ देते हैं। सॉरी, 80 नहीं, 90% बच्चे तो बच्चे, टीचर भी इसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं। बट अगर मेरी नज़र से देखो तो ये सबसे इजी टॉपिक है। कंडीशन एक ही है, आपका कंसंट्रेशन लेवल 1000% यहाँ पे चाहिए। और ये इतना आसान बना दिया हमने, बस ये। अब एग्ज़ाम के अंदर में आपको ये तीनों अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक अकाउंट बना लिया। ये 6 फिगर आपको मैंने बता दिए, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा और कोई 7वीं फिगर इसमें नहीं आती। अब ये 6 में से कोई तो 4-5 फिगर दी रहेगी, जो भी बची हुई रहेगी वो बैलेंसिंग फिगर। अगर ये दिया हुआ रहा तो ये बैलेंसिंग फिगर, ये दिया हुआ रहा तो ये बैलेंसिंग फिगर, ये दिया रहा तो ये बैलेंसिंग फिगर, ये दिया रहा तो ये बैलेंसिंग फिगर, ये दिया रहा तो ये बैलेंसिंग फिगर। समझ में आएगी? कोई भी चीज़ आप निकाल सकते हो। ये एक चीज़ क्लियर है? थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई क्या? डन। देखो समझा? जानवी, थोड़ा सा तू जाग जा रहे। मैंने 1 + 2 = 3 ऐसा 3-4 बार बोला। बाद में तेरे को पूछा, बोल बेटा 1 + 2 = तो तूने बोली 5। इतना इजी क्वेश्चन था जो मैं तेरे को जो 2-3 क्वेश्चन पूछे। तू अगर मेंटली प्रेजेंट नहीं है तो ऊपर से ब्रह्मा, विष्णु और महेश और तीनों की पत्नियां भी तेरे सर पे हाथ रखेगी तो भी तुझे टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तुझे मेंटली प्रेजेंट रहना है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने तुझे सवाल पूछे 2-3 आज, तो थोड़ा सा ध्यान दे। अगर ध्यान नहीं दिया तो 150 साल भी अगर ये टॉपिक चलते रहा तो नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान दो इस टॉपिक के अंदर में। हाँ, तेरा मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि तूने इसके पहले, तेरा अभी डायरेक्ट 12th है ना, 11th आपने पढ़ा ही नहीं।
तो तुझे थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, बट जानवी आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। तेरे को वेदांत थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई इसके अंदर में पक्की? आज घर जा कर के वापस सारी चीज़ें देखना है। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।